एक स्लेवर सिर्फ शांति चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे हर बार युद्ध ही दिया। The great Baba Voss. Your boy. 21वीं सदी के आखिर में फैले एक घातक वायरस ने इंसानियत को लगभग मिटा दिया। धरती पर बचे 20 लाख से भी कम लोग पूरी तरह अंधे हो चुके थे। इतना ही नहीं, आने वाली हर पीढ़ी भी बिना दृष्टि के ही जन्म लेने लगी। सदियों बाद देखने की शक्ति सिर्फ एक मिथक बनकर रह गई। हालात ऐसे थे कि जो भी देखने की बात करता उसे विच घोषित कर मौत के घाट उतार दिया जाता। खबर पक्की थी कि अल्केनी कबीले ने एक विच को पनाह दे रखी है। यही वजह थी कि रानी केन ने अपने खूंखार विच फाइंडर्स को उस कबीले का सफाया करने भेज दिया। इधर अल्केनी कबीले के सूंघकर दुश्मन का पता लगाने वाले स्काउट्स ने घाटी में बड़ी फौज के आने की भनक दे दी। यह सुनते ही कबीले का सरदार बाबा वॉस अपने योद्धाओं के साथ रक्षा दीवार की ओर निकल पड़ा। जल्द ही पता चला कि रानी के सबसे खतरनाक जनरल टेमेक्टी जून अपनी सेना के साथ वहां पहुंच चुका है। उसने कबीले के एक सदस्य गदरबैक्स को पकड़ लिया था, लेकिन पूछताछ में गदरबैक्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कबूल किया कि रानी तक खबर उसी ने पहुंचाई थी, यानी वह अपने ही कबीले का गद्दार था। उसने बताया कि 6 महीने पहले एक गर्भवती औरत भटकते हुए इस कबीले में आई थी। कबीले के मुखिया बाबा वॉस, जो खुद संतान पैदा नहीं कर सकता था, उसने उससे शादी कर ली। लेकिन उस औरत ने कभी अपने बच्चों के असली पिता का नाम नहीं बताया। उसके गले में सिर्फ एक हार था जिस पर लिखा था जेरलामरेल, वही शख्स जिसे देखने की शक्ति हासिल थी और जिसे रानी केन ने मौत की सजा सुना रखी थी। टेमेक्टी जून उसी की तलाश में यहाँ आया था। उसने पहले कबीले की सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से समझा और फिर हमला बोल दिया। उसी दिन माघरा ने जुड़वा बच्चों, एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। उधर दीवार पर भीषण युद्ध छिड़ चुका था। अल्केनी कबीले ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिर में बाबा वॉस ने सूझबूझ दिखाते हुए रक्षा दीवार की रस्सियां ही काट दी। विशाल दीवार ढह गई और उसके नीचे सैकड़ों दुश्मन दबकर मर गए। लेकिन कबीले के सूंघकर पता लगाने वालों को यकीन था कि खतरा अभी टला नहीं है। टेमेक्टी जून जानबूझकर अपनी आधी सेना कुर्बान कर चुका था ताकि कबीले की सुरक्षा व्यवस्था टूट जाए। असली हमला अभी बाकी था। फिलहाल मूसलाधार बारिश ने उसकी चढ़ाई रोक दी थी और वह बारिश थमने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहाड़ पर ऊपर चढ़ने का यही एकमात्र रास्ता था। इधर बाबा कबीले में लौट आया ताकि आखिरी लड़ाई की तैयारी कर सके, लेकिन कबीले के कुछ लोग डर चुके थे। उनका कहना था कि माघरा और उसके बच्चों को रानी के हवाले कर दिया जाए ताकि बाकी सबकी जान बच सके। यह सुनते ही बाबा गरज उठा, जो मरना चाहता है सामने आ जाए। तभी पेरिस ने एक बड़ा राज खोला। जेरलामरेल पहले ही पहाड़ों के पार जाने के लिए एक गुप्त रास्ता और पुल बनाकर छोड़ गया था। पूरा कबीला उसी रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। लोग डरे हुए थे, क्योंकि आज तक कोई भी उस घाटी के आगे नहीं गया था। आखिरकार पेरिस को जेरलामरेल के छोड़े हुए निशान मिल गए और सब उनका पीछा करते हुए उस खतरनाक पुल तक पहुंच गए। पुल पार करते समय एक आदमी गहरी खाई में गिरकर मारा गया, लेकिन बाकी लोग किसी तरह दूसरी तरफ निकल गए। उधर जब टेमेक्टी जून अपनी सेना के साथ कबीले में पहुंचा तो पूरा गांव खाली मिला। गुस्से में उसने गदरबैक्स को पकड़ लिया, क्योंकि उसी ने दावा किया था कि यहाँ से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुरंत खोजी कुत्ते छोड़ दिए गए और उनकी सूंघने की ताकत आखिरकार उन्हें उसी पुल तक ले आई। सबसे पीछे बाबा वॉस था। तभी कुत्तों ने उसकी गंध पकड़ ली और बच्चों के रोने से सबकी मौजूदगी भी उजागर हो गई। टेमेक्टी जून ने गदरबैक्स को पुल पर धक्का दे दिया ताकि उसकी सेना उसके पीछे पीछे पार जा सके, लेकिन बाबा ने बिना देर किए पुल की पहली रस्सी काट दी। जैसे ही दूसरी रस्सी काटने वाला था, गदरबैक्स जान बचाने की भीख मांगने लगा। बाबा ने आखिरी पल में उसे खींचकर बचाया और उसी क्षण दूसरी रस्सी भी काट दी। देखते ही देखते पूरा पुल ढह गया और दुश्मन दूसरी तरफ ही फंस कर रह गए। टेमेक्टी जून ने तुरंत एक प्रशिक्षित चील के जरिए यह खबर कोंजुआ डैम में बैठी रानी केन तक भिजवा दी। रानी को पूरा यकीन था कि जेरलामरेल के बच्चे देखने की शक्ति लेकर पैदा हुए हैं और उसकी नजर में यही शक्ति कभी दुनिया के विनाश की वजह बनी थी। उसने आदेश दिया, जेरलामरेल को मार डालो और बच्चों को जिंदा मेरे सामने लाओ। इधर बाबा का कबीला जेरलामरेल के छोड़े हुए निशानों का पीछा करता हुआ 4 दिन और 4 रात तक सफर करता रहा। वे ज्यादातर रास्ता पानी के भीतर चलते रहे ताकि खोजी कुत्ते उनकी गंध न पकड़ सकें। आखिरकार वे एक विशाल झरने के नीचे छिपी सुरक्षित घाटी तक पहुंच गए, जो अब उनका नया घर बनने वाला था। एक ऐसी जगह जहां दुश्मनों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। पूरा कबीला थकान से चूर होकर सो रहा था। उधर बाबा बच्चों को जंगल घुमाने ले गया। तभी अचानक एक विशालकाय भालू ने उन पर हमला कर दिया। बच्चे टोकरी सहित सुरक्षित वहीं गिर पड़े, जबकि बाबा दूर जा छिटका। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि भालू बच्चों की तरफ बढ़ रहा है, वह दहाड़ते हुए उसके सामने कूद पड़ा और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा, लेकिन भालू ने उसे जोरदार पटखनी दे दी। तभी अचानक एक तीर हवा चीरता हुआ आया और सीधे भालू के शरीर में धंस गया। अगले ही पल वह शिकारी सामने आया और अपना नाम जेरलामरेल बताया। वही शख्स जो इन दोनों बच्चों का असली पिता था। उसने बताया कि विच
विच फाइंडर्स आज भी उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए फिलहाल बच्चों का बाबा के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। जाने से पहले उसने बच्चों का नाम हनीवा और कोफून रखा और एक रहस्यमयी बक्से की चाबी बाबा को सौंप दिया। वो बक्सा उसने झरने के नीचे रखा था। हिदायत साफ थी, ये बक्सा बच्चों को तभी देना जब वे 12 साल के हो जाएं। बाबा वो बक्सा ढूंढ लाया। उस बक्से में लकड़ी की छाल से बनी किताबें थीं, जिनमें पुरानी दुनिया का ज्ञान छिपा था। जेरलामरेल का मानना था कि यही ज्ञान एक दिन इंसानियत को फिर से नई दुनिया बसाने में मदद करेगा। माघरा ने वह बक्सा एक पेड़ की जड़ों के नीचे दबा दिया ताकि 12 साल तक कोई उसे न ढूंढ सके। इसी दौरान यह भी खुलासा हुआ कि गदरबैक्स ने गद्दारी क्यों की थी। कई साल पहले जब बाबा को कबीले का सरदार बनाया गया था, तब गदरबैक्स की मां ने इसका विरोध किया था। सजा के तौर पर बाबा और पेरिस ने उसे जिंदा जला दिया था। उसी दिन से बदले की आग गदरबैक्स के भीतर सुलग रही थी। वह रोज नदी में संदेश बहाता रहा, इस उम्मीद में कि किसी दिन वे टेमेक्टी जून तक पहुंच जाएंगे। इधर बाबा और माघरा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि हनीवा और कोफून सचमुच देख सकते हैं। आंखों पर पट्टी बांधते ही दोनों बिल्कुल लाचार हो जाते थे। इसलिए उन्होंने यह राज पूरे कबीले से छिपा कर रखा, क्योंकि इस दुनिया में दृष्टि रखने वालों को विच मानकर जिंदा जला दिया जाता था। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। इस दौरान टेमेक्टी जून ने जेरलामरेल की तलाश में सैकड़ों गांव जला डाले, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों के 12वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले पेरिस ने बिना किसी की इजाजत वह बक्सा निकाल लिया। उसने दोनों बच्चों को उनके असली पिता का सच बताया और मानव जाति की खोई हुई दृष्टि का पूरा इतिहास भी सुना दिया। यह सुनकर कोफून गुस्से से भर उठा, लेकिन हनीवा ने किसी तरह उसे शांत किया। जब बाबा को इस बात का पता चला तो वह सीधे पेरिस के पास पहुंचा। पेरिस ने समझाया कि जेरलामरेल ने ही गुप्त पुल बनाया, रास्ते के खतरनाक जानवरों को मारा और पूरे कबीले की जान बचाई। बदले में उसने सिर्फ एक वादा मांगा था कि उसके बच्चे एक दिन इस ज्ञान के हकदार बने। आखिरकार बाबा उसकी बात मान गया, लेकिन उसने फैसला किया कि फिलहाल यह सच माघरा से छिपाकर ही रखा जाएगा। अगले 5 सालों में हनीवा और कोफून ने उन किताबों से बहुत कुछ सीख लिया। तीर कमान बनाना, नए हथियार तैयार करना और यहाँ तक कि विस्फोटकों का ज्ञान भी। वहीं कबीले में पीढ़ियों से आपस में ही शादी होने की वजह से बच्चों में जेनेटिक समस्याएं बढ़ने लगी थी। बच्चे नुकसान होने की समस्या बढ़ती जा रही थी। सबको एहसास हुआ कि अब नए खून की जरूरत है। आखिरकार बुजुर्ग बोलायन की मां की सलाह पर फैसला लिया गया कि लोग मेले में जाकर अपने लिए नए जीवन साथी ढूंढेंगे, लेकिन किसी को यह नहीं बताएंगे कि वे अल्कनिक कबीले से हैं। मेले में जाने की जिद हनीवा और कोफून ने भी की, लेकिन बाबा और माघरा ने साफ मना कर दिया। फिर भी दोनों चुपके से उनके पीछे पीछे मेले तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विच फाइंडर को निर्दोष लोगों को विच कहकर जिंदा जलाते देखा। ये मंजर देखकर दोनों समझ गए कि उनके माता पिता इतने सालों से उनकी दृष्टि का राज क्यों छिपाते आए थे। यह सब देखकर कोफून का दिल दहल गया। उसे उल्टियां होने लगी और वह अकेले ही वहां से दूर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी मेले में स्लेवर्स भी घूम रहे थे। उन्होंने कोफून को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। अगली सुबह एक औरत चीख चीख कर बता रही थी कि स्लेवर्स उसकी बेटी को उठाकर ले गए हैं। तभी हनीवा को एहसास हुआ कि कोफून भी गायब है। उसने तुरंत यह बात बाबा को बताई। धुएं के निशानों का पीछा करते हुए स्लेवर्स के कैंप तक पहुंचा, जहां हनीवा को कोफून का छोड़ा हुआ संदेश मिला, मैं जिंदा हूं, इस रास्ते का पीछा करो। तभी माघरा को पहली बार सच का पता चला कि उसके बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं। वह गुस्से में पूछ बैठी, ये सब उन्हें किसने सिखाया? तब पेरिस ने पूरा सच बता दिया कि यह वही ज्ञान है जो जेरलामरेल सालों पहले उस रहस्यमयी बक्से में छोड़ गया था। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम कोफून को बचाना था। बाबा जानता था कि उसका बेटा अभी जिंदा होगा, क्योंकि स्लेवर्स लोगों को मारते नहीं बल्कि गुलाम बनाकर बाजारों में बेचते हैं। शहर पहुंचने पर बाबा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला। उसने बताया कि एक समय वह खुद भी स्लेवर था। उसके बाप दादा भी यही धंधा करते थे, लेकिन यह क्रूर जिंदगी उसे कभी रास नहीं आई। इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में नया जीवन शुरू कर दिया। अब बेटे को बचाने के लिए उसे फिर उसी खूंखार दुनिया में लौटना पड़ेगा, और यह सोचकर ही उसे घिन आने लगी। हनीवा को साथ आने से मना करके बाबा अकेला ही स्लेवर्स के अड्डे में घुस गया। उसने पहले पहरेदारों को चुपचाप ढेर किया, फिर कोफून तक पहुंच गया और उसके बाद शुरू हुआ असली कत्लेआम। बाबा की रफ्तार किसी चीते से कम नहीं थी। जैसे ही कोफून ने अपनी मौजूदगी का इशारा दिया, बाबा एक एक करके हर स्लेवर को मौत के घाट उतारने लगा। आखिर में उसका सामना स्लेवर्स के सरगना वेज से हुआ। वेज समझ गया कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि ग्रेट बाबा वॉस खड़ा है। उसे मार गिराना किसी ट्रॉफी से कम नहीं होता, लेकिन बाबा ने पहले उसे बुरी तरह घायल किया और फिर तलवार उसके गले में उतारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उधर भाग रहे आखिरी स्लेवर को हनीवा ने तीर मारकर ढेर कर दिया। किसी ने सच ही कहा है, जो पूरी दुनिया से नहीं हारता वह अक्सर अपने ही बच्चों से हार जाता है, और इस बार बच्चों की जिद ही बाबा को मौत के मुंह तक ले जाने वाली थी। उधर 17 साल पहले गदरबैक्स द्वारा भेजा गया संदेश आखिरकार पायान राज्य तक पहुंच गया। इन सालों में टेमेक्टी जून जेरलामरेल और उसके बच्चों को ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रहा था। 20 साल की सेवा पूरी होने पर उसे अपनी जान देकर प्रायश्चित करने का आदेश मिल चुका था, लेकिन तभी पायान की रानी सिबेथ केन के हाथ गदरबैक्स का संदेश लग गया। आदेश तुरंत बदल दिया गया और टेमेक्टी
जून को आखिरी मौका मिल गया। ज्यादा समय नहीं बीता कि उसने अल्कनिक कबीले का ठिकाना भी ढूंढ निकाला। खतरा भांपते ही माघरा ने अपनी गुप्त पोटली संभाल ली। इधर गदरबैक्स फिर लोगों को भड़काने लगा कि अगर बाबा के परिवार को सौंप दिया जाए तो पूरे कबीले की जान बच सकती है। कोफून ने उसे पकड़कर कैद तो कर लिया, लेकिन रास्ते में दया दिखाकर छोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही देर में विच फाइंडर्स पूरे कबीले पर टूट पड़े और बच्चों को रानी के हवाले करने की मांग करने लगे। जब बोलायन की मां ने इसका विरोध किया तो टैमेक्टी जून ने वहीं उसकी हत्या कर दी। तभी गदरबैक्स चिल्लाकर उन्हें बता देता है कि विच इस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन बाबा पहले से तैयार था। जेरलामरेल के बनाए मॉडल से प्रेरित होकर उसने एक बड़ी नाव तैयार कर रखी थी। उसी पर सवार होकर नदी में उतर गया, मगर नदी किनारे विच फाइंडर्स पहले से घात लगाए बैठे थे। टैमेक्टी जून ने आखिरी चेतावनी दी, बच्चों को रानी के हवाले कर दो वरना पूरा कबीला मारा जाएगा। जवाब में सन्नाटा मिला तो सैनिक सीधे पानी में कूद पड़े। देखते ही देखते भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस संघर्ष में भविष्य दृष्टा और अर्का मारे गए, जबकि माघरा बुरी तरह घायल हो गई। हनीवा ने अपने तीरों से कई विच फाइंडर्स को ढेर कर दिया और आखिर में उसने वही आखिरी तीर गद्दार गदरबैक्स के सीने में उतार दिया, जिससे उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। किसी तरह नाव गहरे पानी में बह निकली और बाकी लोग मौत के मुंह से बचकर निकल गए। गुस्से से बौखलाए टैमेक्टी जून ने पूरे अल्कनिक कबीले का सफाया करने का आदेश दे दिया, लेकिन इस बार खुद काउंसिल ने उसका विरोध कर दिया। उनका कहना था कि 20 सालों की तलाश में सिर्फ खजाना खाली हुआ है, एक भी विच हाथ नहीं लगी। इसी बीच पूरे राज्य में यह अफवाह फैल गई कि रानी असल में विचेस को नहीं बल्कि अपने पुराने प्रेमी जेरलामरेल को ढूंढ रही है। वही आदमी जिसने उसकी बहन की हत्या की, उसे धोखा दिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। उनके जाति मामले के लिए वो शहर को मुश्किल में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इन दिनों आसपास खतरनाक जानवर देखे गए थे जिनसे निपटने के लिए सेना को यहाँ आने की जरूरत थी। उधर सफर के दौरान पेरिस ने बच्चों को जेरलामरेल का आखिरी संदेश सुनाया। उन्हें नदी के किनारे किनारे चलते हुए लेवेंडर रोड तक पहुंचना था, जहां से रास्ता ज्ञानोदय की सभा तक जाता था। जेरलामरेल का सपना था कि वहां एक ऐसा नया समाज बसाया जाए जहां देखने वाले और अंधे दोनों बराबरी से रह सकें। हनीवा ने वहां जाने की जिद पकड़ ली, जबकि माघरा इसके सख्त खिलाफ थी। आखिरकार उनमें वोटिंग करवाई गई और बहुमत जेरलामरेल के पास जाने के पक्ष में निकला। पेरिस और बोलायन ने भी इस सफर में उनका साथ देने का फैसला किया। इधर पायन राज्य में रानी के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। काउंसिल ने जहरीले कीड़ों से उसकी हत्या की साजिश रची, लेकिन रानी को पहले ही इसकी भनक लग गई। उसने साजिश रचने वाले को वहीं मौत के घाट उतार दिया। इससे पूरे राज्य में विद्रोह भड़क उठा और आम जनता भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। घबराकर रानी ने डैम का पानी रोक दिया। वो जानती थी कि डैम जर्जर है और ज्यादा देर तक पानी का बहाव नहीं रोक पाएगा। अपनी ही प्रजा को मौत के मुंह झोंक वो चुपके से पीछे के रास्ते भाग निकली। कुछ देर में ही दबाव इतना बढ़ गया कि पूरा डैम टूट गया और देखते ही देखते पूरा शहर पानी में समा गया। इधर माघरा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला किया। लेकिन अगली सुबह सबके होश उड़ गए। उनके सारे हथियार, धनुष और माघरा की वह रहस्यमयी पोटली भी चोरी हो चुकी थी। उसके बिना भी वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन माघरा अपनी पोटली के बिना जाने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद पर सुरागों का पीछा करते हुए वे पास के एक अड्डे तक पहुंचे, जहां चोर मिल गया। उसने पहले ही हनीवा को बेहोश कर दिया था और बाबा व कोफून पर भी बेहद सटीक वार किए। तभी सबको समझ आया कि वह देख सकता है। हालांकि ज्यादा देर तक वह बाबा वॉस का सामना नहीं कर पाया और आखिरकार काबू में आ गया। उसके सीने पर बने खास निशान को देखकर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि जेरलामरेल का एक और बेटा था। उसने अपना नाम बूट्स बताया। करीब 18 साल पहले जेरलामरेल ओपियोल जनजाति के बीच कुछ समय रुका था। बूट्स के जन्म के बाद वह आगे बढ़ गया, क्योंकि उसका मकसद पूरी दुनिया में अपनी संतानों के जरिए देखने की शक्ति को दोबारा फैलाना था। लेकिन बूट्स की यह ताकत उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गई। जैसे ही उसकी जनजाति को पता चला कि वह देख सकता है, उन्होंने उससे जबरन चोरी और दूसरे अपराध करवाने शुरू कर दिए। उसकी कहानी सुनकर हनीवा भावुक हो गई और उसे भी अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे बाबा को झुकना पड़ा और उसने बूट्स को भी जेरलामरेल के पास ले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ज्वार उतर जाने की वजह से उनकी नाव कीचड़ में फंस गई, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए वहीं रुकना पड़ा। उधर रानी सिबेतकेन अपनी एक दासी के साथ भटक रही थी। तभी कुछ लोगों ने उसकी दासी का अपहरण कर लिया और रानी को भी बंदी बना लिया। दोनों को एक निर्दयी सिल्क मिल में गुलाम बनाकर काम करने पर मजबूर किया गया, जहां किसी को भी रानी की असली पहचान नहीं पता थी। इधर बाबा वॉस के दल पर विच फाइंडर्स ने हमला बोल दिया। इस अफरा तफरी में माघरा सबसे बिछड़ गई।
लेकिन असल में वह खुद ही टैमेक्टी जून के शिविर तक पहुंच गई और अपनी असली पहचान उजागर कर दी। वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि राजा वुल्फ केन की छोटी बेटी और रानी सिबेथ केन की सगी बहन थी। बरसों पहले मरने से पहले उनके पिता ने राजगद्दी माघरा को सौंपने की इच्छा जताई थी, मगर सिबेथ ने सत्ता हथिया ली और उस तख्ता पलट में टैमेक्टी जून ने भी अपना निर्णायक वोट सिबेथ के पक्ष में दिया था। हारकर माघरा ने भी बदला लिया। सिबेथ जेरलामरेल से प्यार करती थी और माघरा उसी जेरलामरेल के साथ भाग गई। इसी विश्वासघात ने सिबेथ को इतना क्रूर बना दिया कि उसने दृष्टि रखने वाले हर इंसान को विच घोषित कर उनके सफाये का फरमान जारी कर दिया। अपने लोगों की जान बचाने की शर्त पर माघरा ने टैमेक्टी जून को यह पूरा सच बता दिया। उधर बाबा और बाकी लोग बूट्स के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसने दावा किया था कि वही उन्हें माघरा तक ले जाएगा। लेकिन बूट्स ने धोखा दिया और सबको एक गुफा के अंदर बने लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। उसने झूठ बोला कि माघरा मर चुकी है और उसने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। कुछ देर बाद पिंजरा नीचे उतरकर खुल गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उनकी मुलाकात बूट्स की माँ डीलिया से हुई। उसने बताया कि बूट्स जन्म से ही दृष्टि वाला था, इसी वजह से पूरी ओपियोल जनजाति उस पर अत्याचार करती रही। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक एक करके पूरी जनजाति का सफाया कर दिया। अब वह राहगीरों को धोखे से इस गुफा में फंसाकर कैद कर देता है। डीलिया ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी, गुफा से निकलते ही बूट्स को मार देना होगा ताकि वह फिर कभी किसी बेगुनाह को अपना शिकार न बना सके। गुफा के भीतर भी एक खतरनाक जनजाति रहती थी। उनसे बचते बचाते सभी लोग उस लिफ्ट तक पहुंच गए जो बाहर निकलने का इकलौता रास्ता थी। लेकिन लिफ्ट को ऊपर भेजने के लिए किसी एक को नीचे रहकर लीवर खींचे रखना था, इसलिए बाबा खुद नीचे रुक गया जबकि बाकी लोग लिफ्ट से ऊपर चले गए। तभी गुफा वाली जनजाति ने हमला बोल दिया। बाबा अकेले ही उन सब पर टूट पड़ा और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच लिफ्ट की रस्सी टूट गई। अब बाबा के पास ऊपर पहुंचने का एक ही रास्ता था, सीधी पत्थर की दीवार पर चढ़ना। वह हाथ पैर जमाकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, लेकिन आखिरी छोर पर पहुंचते पहुंचते उसके हाथ पैर जवाब देने लगे। तभी ऊपर खड़े हनीवा और कोफून लगातार उसे आवाज देकर हौसला बढ़ाते रहे। आखिरकार बाबा ने पूरी ताकत लगाकर कोफून का हाथ पकड़ लिया और इस तरह सबकी जान बच गई। उधर कैद में बंद एक महिला को रानी सिबेथ की असली पहचान पता चल गई। दरअसल वह शुरू से ही उसका विश्वास जीतकर उसका राज उगलवाने के लिए भेजी गई थी। सिबेथ ने उसे अपना साथी समझने की भारी गलती कर दी। सिल्क कंपनी के मालिक को मालूम था कि शाही परिवार के हर सदस्य के सीने पर उनका खास शाही ताबीज सिला होता है। उसने बेरहमी से सिबेथ के सीने से वह ताबीज निकाल लिया और टैमेक्टी जून के पास फिरौती का संदेश भेज दिया। उधर बूट्स ने संदेश लेकर आए लोगों को देख लिया। वे कोई साधारण सैनिक नहीं बल्कि शैडोज थे, ऐसे योद्धा जिनकी मौजूदगी का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बूट्स देख सकता था। उसने उन्हें पकड़वा दिया। बाद में टैमेक्टी जून ने उनको टॉर्चर करके रानी का ठिकाना उगलवा लिया। इसी बीच बूट्स की दृष्टि का राज भी सबके सामने आ चुका था। भीड़ उसे जिंदा जलाने पर उतारू हो गई, लेकिन माघरा ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद उसने अपने परिवार को ढूंढने के लिए सैनिक मांगे, मगर टैमेक्टी जून के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर सिबेथ सचमुच मर चुकी है तो अगली रानी माघरा ही बनेगी। इसलिए वह खुद माघरा के साथ सिल्क कंपनी की ओर निकल पड़ा, जबकि 8 सैनिकों की एक अलग टुकड़ी उसके परिवार की तलाश में भेज दी। इधर बाबा का दल जेरलामरेल के छोड़े हुए बैंगनी फूलों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में पेरिस को खतरे का आभास हुआ और उसने रास्ता बदलने की सलाह दी, लेकिन हनीवा अपनी जिद पर अड़ी रही। कुछ दूर आगे बढ़ते ही बोलायन ने जमीन पर बिछा हुआ जाल महसूस कर लिया। पहाड़ी के ऊपर धनुर्धर घात लगाए बैठे थे। बाबा ने फुर्ती दिखाते हुए एक तीरंदाज को मार गिराया, लेकिन हमला शुरू होने से पहले ही रुक गया। दरअसल उन लोगों को पता चल चुका था कि हनीवा और कोफून जेरलामरेल के बच्चे उनसे मिलने आए हैं। हालांकि इस झड़प में बोलायन घायल हो चुकी थी। तभी जेरलामरेल का संदेश आया, अंदर सिर्फ उसके दोनों बच्चे ही आ सकते हैं। लेकिन कोफून ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर सब साथ नहीं जाएंगे तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे। वहीं हनीवा अपने असली पिता से मिलने के लिए जाने पर अड़ी रही। आखिरकार बाबा ने भारी मन से बोलायन को अपनी पीठ पर उठाया और वापस लौटने का फैसला किया। जाते जाते पेरिस ने बच्चों को आखिरी सीख दी, नई दुनिया ऐसी बनाना जहाँ देखने वाले और न देखने वाले दोनों बराबरी से जी सके। बच्चों से बिछड़ने के बाद बाबा ने भी एक फैसला कर लिया, जहाँ उसके बच्चे रहेंगे वहीं उसका घर होगा। इसलिए वह उनसे दूर जाने के बजाय उनके आसपास ही रुक गया। उधर बूट्स की मदद से टैमेक्टी जून ने सिल्क कंपनी का ठिकाना ढूंढ निकाला। रानी को बचाने के लिए वह अकेला ही अंदर घुस गया और एक एक करके पहरेदारों का सफाया करता चला गया। लेकिन अंदर पहुंचकर पता चला कि जिस औरत को रानी ने अपनी असली पहचान बताई थी वह भी उसकी ही चाल का हिस्सा थी। मौका मिलते ही सिबेथ ने खुद सिल्क कंपनी के मालिक का गला घोंट दिया और अपनी जान बचा ली। यह देखकर माघरा भी हैरान रह गई। आखिरकार टैमेक्टी जून के सामने सिबेथ ने अपना सारा सच कबूल कर लिया। जैसे ही उसे कंजुआ डैम टूटने और पूरे शहर के तबाह होने की खबर मिली, वह अंदर से पूरी तरह बिखर गया। उसी हादसे
हादसे में उसका परिवार भी मारा गया था। तब उसे एहसास हुआ कि रानी सिबेथ ने अपने ही लोगों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, जिन विच फाइंडर्स ने 20 साल तक अपने परिवारों से दूर रहकर उसकी सेवा की। जब उनसे मिलने का वक्त आया तो रानी ने उन्हीं के परिवार हमेशा के लिए उनसे छीन लिए। उसी पल टैमैक्टी जून को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने शुरुआत में ही सिबेथ की बजाय माघरा का साथ दिया होता तो हालात कभी इतने भयावह नहीं बनते। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सिबेथ राजगद्दी माघरा को सौंपकर अपनी जान बचाए या फिर अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सिबेथ पहले ही अपनी अगली चाल चल चुकी थी। उसने बूट्स को अपने पक्ष में कर लिया था, इसलिए फैसला सुनाने से पहले उसने थोड़ा वक्त मांगा ताकि टैमैक्टी जून सोच समझकर अपना अंतिम निर्णय ले सके। उधर जंगलों में भटकते हुए बाबा वॉस और पेरिस की मुलाकात वेलियस कबीले से हुई। उन्होंने अल्केनी कबीले पर हुए अत्याचार के लिए दुख जताया, लेकिन उनकी भविष्यवक्ता उन्हें शरण देने के पक्ष में नहीं थी। तब पेरिस ने घायल बोलायन की हालत का हवाला देते हुए कहा कि अगर उन्हें यहाँ से लौटा दिया गया तो वह बच्ची शायद एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगी। आखिरकार भविष्यवक्ता का दिल पिघल गया। उसने एक शर्त पर उनकी बात मानी। बोलायन को वेलियस कबीले में शरण मिलेगी, लेकिन बाबा वॉस और पेरिस को हमेशा के लिए वहाँ से चले जाना होगा और फिर कभी लौटकर नहीं आना होगा। बच्ची की जान सबसे जरूरी थी, इसलिए दोनों ने यह शर्त मंजूर कर ली। विदा लेते समय बाबा वॉस भावुक हो उठा। उसने बोलायन से कहा कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। रास्ते भर बाबा वॉस अपने अतीत के बारे में सोचता रहा। उसे लगता था कि शायद अपने पुराने पापों की सजा ही उसे आज अकेलेपन के रूप में मिल रही है। दूसरी ओर हनीवा और कोफून को अपने असली पिता जरेला मारेल से मिले एक दिन बीत चुका था। उसका ठिकाना एक पुरानी जेल के अंदर था, जहाँ सदियों बाद भी बिजली और दूसरी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। वहीं उसके कई बच्चे भी रहते थे। उसका बड़ा बेटा टोलोमेन कोयले से भाप बनाकर बिजली पैदा करता था। उसने यही तकनीक कोफून को भी सिखाई, जो आगे चलकर बेहद काम आने वाली थी। कुछ देर बाद जब कोफून अपने कमरे की ओर लौट रहा था, तभी उसे बाहर सैनिकों की आहट सुनाई दी। ट्रिवेंटास साम्राज्य के सैनिक वहां बाबा वॉस के बच्चों को लेने पहुंचे थे। जरेला मारेल ने पहले उन्हें बच्चे सौंपने का वादा तो किया था, लेकिन अब तक कोई संदेश नहीं भेजा था। इसलिए जनरल ईडो वॉस के सैनिक खुद वहां आ पहुंचे। दरअसल ठिकाने के बाहर तैनात धनुर्धर भी उसी के आदमी थे और उन्हीं के जरिए ईडो को यहाँ की पूरी जानकारी मिलती रही थी। बातचीत के दौरान साफ हो गया कि वे ट्रिवेंटास के सैनिक हैं। मजबूर होकर जरेला मारेल हनीवा को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि कोफून कुछ समझ पाता, टोलोमेन ने उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने खुद को एक काल कोठरी में कैद पाया। उसी वक्त पेरिस को भी कोफून पर मंडराते खतरे का आभास हो गया। हनीवा को बेहोश करके अपने साथ ले जा चुके थे। असल में जरेला मारेल ने यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया था। उसने कोफून को बताया कि अगर वह ट्रिवेंटास के साथ समझौता न करता तो रानी सिबेथ के विच फाइंडर्स कब के उसके पूरे ठिकाने का सफाया कर चुके होते। यानी रानी सिबेथ के इनसे सुरक्षा पाने की कीमत उसे ट्रिवेंटास की हर शर्त मानकर चुकानी पड़ रही थी। लेकिन यह सुनते ही कोफून का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने ही पिता पर हमला कर दिया और चीखते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया है। तभी जरेला मारेल समझ गया कि अब कोफून कभी उसके काबू में नहीं आएगा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने लोगों को आदेश दिया, कोफून को यहीं खत्म कर दो। सैनिक कोफून को जेल से बाहर ऐसी जगह ले गए जहां गोली चलने की आवाज बाकी बच्चों तक न पहुंच सके। जैसे ही वे उसे मारने वाले थे, तभी बाबा वॉस वहां आ धमका। आते ही उसने दुश्मनों पर ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वह बिना हनीवा का पता लगाए किसी भी कीमत पर वापस लौटने वाला नहीं था। इसी बीच कोफून ने पूरे ठिकाने की बिजली बंद कर दी। उधर बाबा के आने की खबर मिलते ही जरेला मारेल लाइब्रेरी में जाकर छिप गया। उसे पता था कि वहां रखी हजारों किताबों की गंध के बीच बाबा उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाएगा। काफी देर तलाश करने के बाद भी जब बाबा उसे नहीं ढूंढ सका तो उसने जोर से पूछा, जिस बेटी का तुमने इतने साल इंतजार किया, आखिर उसे दुश्मनों के हवाले क्यों कर दिया? जरेला मारेल ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए लड़ रहा है और इतने बड़े लक्ष्य के लिए कुछ बलिदान देने ही पड़ते हैं। यह सुनते ही बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जरेला मारेल ने लोहे के बैट से बाबा पर कई जोरदार वार किए, लेकिन बाबा ने पलटवार करते हुए उसे दबोच लिया। वह उसका जबड़ा तोड़ने ही वाला था कि जरेला मारेल ने उसके पैर में चाकू घोंप दिया और मौका पाकर वहां से भाग निकला। कुछ ही देर बाद उसने एक बंदूक उठा ली और बाबा पर गोली चला दी। तभी कोफून ने पूरे ठिकाने की बिजली काट दी। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अब देखने की ताकत भी जरेला मारेल के किसी काम की नहीं रही। घबराकर वह भागने लगा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाबा ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। इस बार बाबा ने जरा भी रहम नहीं किया। उसने हमेशा के लिए जरेला मारेल की दोनों आंखें फोड़ दी। यही बाबा को सबसे बड़ा सच पता चला। हनीवा को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि ईडो वॉस था, बाबा वॉस का अपना छोटा भाई। वही ट्रिवेंटास साम्राज्य का निर्दयी जनरल, जिसके दिल में वर्षों से बाबा के खिलाफ बदले की आग धधक रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या बाबा वॉस अपने ही भाई से टकराकर हनीवा को सुरक्षित वापस ला पाएगा?